तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कैसे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया मार्केट को, कैसे उन्होंने कॉस्ट फिक्स कर दी, कैसे उन्होंने है ना इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी और तो और मोनोपोली हासिल कर ली, कैसे वो पूरा पूरा अ, सामान जो भी था वीवर से लेने लगे थे। ठीक है, तो कैसे किया उन्होंने ये सब? दिस वॉज डन बाय वेरियस वेज। तो उन्होंने क्या क्या किया वो देख लेते हैं। कंपनी एलिमिनेटेड एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एंड स्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर टू वीवर्स। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, जो भी नेटवर्क चल रहा था वीवर्स का, जो उनसे चीज़ें खरीद रहे थे, जो भी ब्रोकर्स वगैरह एंगेज थे इस प्रोसेस में, है ना, जो क्या कर रहे थे, यूरोपियंस को दे रहे थे, है ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले उनको ख़त्म कर दिया, मतलब उनको हटा दिया वहाँ से कि अब तुम लोग कुछ नहीं खरीदोगे, अब हम खरीदेंगे। और डायरेक्ट कंट्रोल बनाया किसके साइड, वीवर्स के साइड पर। और क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया पेन पेड सर्वेंट, अपॉइंट कर दिया एक पेड सर्वेंट, ये पेड है, पेड सर्वेंट कॉल्ड गुमस्ता। तो गोमस्ता करके एक पेड सर्वेंट को अपॉइंट कर लिया। अब ये गुमस्ता क्या करता था, ये सुपरवाइज करता था वीवर्स को, कलेक्ट करता था सप्लाईज को जो भी वो बनाते थे, और एग्जामाइन करता था उस क्लोथ की क्वालिटी जो भी वो बना के देते थे। ठीक है, इट और फिर सेकंड पॉइंट क्या है, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विथ अदर बायर्स। और यही गुमस्ता क्या करता था, यही गुमस्ता क्या करता था कि ये जो वीवर्स थे, जो कंपनी के वीवर्स थे, इनको रोकता था किसी और बायर की तरफ जाने से, है ना, वो किसको ही बेचे अपना सामान, ब्रिटिशर्स को ही बेचे। ये उसका काम होता था। कैसे रोकता था, या तो वो एडवांसेस दे देता था, लोन दे देता था। अब जब लोन दे देगा तो लोन पूरा करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स का, है ना, और ब्रिटिशर्स वो बहुत कम सस्ते में खरीदते थे, चीज़ें बहुत सस्ते में खरीदते थे वीवर से। Now weaver wanted to earn more, so they leased their land and only did weaving. और तो और वीवर्स क्या हो गए, लालची हो गए। लालची कैसे, उनको और ज़्यादा पैसे कमाने का लालच आ गया। अब जब लालच आया तो उन्होंने क्या कर दिया, जो उनकी खेती बाड़ी थी वो सब उन्होंने लीज पे दे दी और पूरे टाइम वीविंग करने लगे, है ना, और रेंट पे उन्होंने खेत दे दिए अपने। इन मैनी विलेजेस देयर वर क्लैशेस बिटवीन गोमस्ता। और तो और क्या हुआ, लड़ाइयाँ हो गई किसके बीच में, गोमास्ता और वीवर्स के बीच में। क्यों लड़ाइयाँ हो गई, क्योंकि गोमास्ता क्या था, एक आउटसाइडर था। आउटसाइडर मतलब समझ रहे हैं, बाहर बाहर से जो अपॉइंट किया गया था वो था गोमास्ता। ठीक है, वो उस विलेज का नहीं था। तो वीवर्स के साथ हाथापाई हो जाती थी। तो हमेशा जब भी वो आने लगा, फिर क्या करने लगा वीवर, वीवर हमेशा जब भी वो आता था तो सिपॉय के साथ आता था। कैसे आता था, सिपॉय के साथ। उसका कोई भी सोशल कनेक्शन नहीं था किसके साथ, उन विलेजर्स के साथ। तो जो सिपॉय के साथ आता था, सिपॉय मतलब समझते हैं, सोल्जर्स के साथ आता था, और किसी भी वीवर को पकड़ के मार पीट देता था जो टाइम से काम नहीं करते थे या जो टाइम से ऑर्डर फिनिश नहीं करते थे उनको। ठीक है, फॉर वीवर्स देयर वॉज नो ऑप्शन, सो दे स्टार्टेड लिफ्टिंग देयर जॉब्स, लेफ्टिंग देयर जॉब्स एंड रिटर्निंग विलेजेस, एंड मैनी स्टार्टेड एग्रीकल्चर अगेन। अब क्या हो गया, वीवर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको कम पैसे दे रहे थे। तो उसमें उन लोगों को घाटा समझ में आने लगा। जब लॉस समझ में आने लगा तो वो क्या करने लगे, उनके पास कोई चारा नहीं बचा, सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे। क्या, एक तो सबसे पहले वो जॉब छोड़ देंगे, मतलब वीविंग का काम छोड़ देंगे, और दूसरा अपने गांव लौट जाएंगे और जो उन्होंने लीज पे दे रखी थी ज़मीन दूसरों को, अब वहीं ज़मीन पे खुद खेती करना चालू कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैनचेस्टर कम टू इंडिया, मैनचेस्टर कम टू इंडिया। तो ये वीवर्स के साथ इतना नुकसान, मतलब वीवर्स को इतना नुकसान क्यों हुआ, अब वो देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो क्या हुआ, बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी 1811 टू 12, 33% एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और 1850 में 50 to 51 कितना हो गया, 3% हो गया ये एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके दो रीज़न थे। ठीक है, कौन कौन से रीज़न थे देख लेते हैं। नॉट अवेलेबल इन आर कंट्री, एक तो क्या होता है, रीज़न क्या होता है, कोई भी कंट्री कब एक्सपोर्ट कराती है या कब इंपोर्ट कराती है। इंपोर्ट कोई भी कंट्री तब कराती है जब वो चीज़ उसकी उस कंट्री में ना हो। तो पहला वही था, नॉट अवेलेबल इन आर कंट्री, पहला तो वही था कि उन कंट्री में ना हो। दूसरा क्या है, चीपर हो दूसरी कंट्री में और हमारी हमारी कंट्री में ज़्यादा महंगा हो, तो हम सस्ती चीज़ मंगवा लेंगे, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वॉज चीपर देन यूरोप, इंग्लैंड सॉरी,
इंग्लैंड से ज़्यादा चीप था कौन? अपना कॉटन एक्सटाइल इंडिया का, ठीक है। इसीलिए क्या कर रहा था इंग्लैंड? इंपोर्ट करा था इंडियन टेक्सटाइल को। पर जिसको इंडियन टेक्सटाइल मिल जाएगा, जिस कंपनी को, जिस कॉटन इंडस्ट्री को इंडियन टेक्सटाइल मिल जाएगा, तो उसका तो सस्ते में प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल सस्ता पड़ा, तो उसका जो आगे का फ्यूचर जो फिनिश गुड होगा वो भी सस्ता निकल के आए। पर जिस कंपनी को नहीं मिलेगा, जिस इंडस्ट्री को, जिस कॉटन इंडस्ट्री को, इंग्लैंड की, अगर इंडियन का रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, इंडियन कॉटन रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेगा? उसका तो चीज़ महंगा ही जाएगा। रॉ मटेरियल महंगा था तो जाहिर सी बात है उसका जो फिनिश गुड निकल के आएगा वो भी महंगा आ जाएगा, तो वो तो अपना फिनिश गुड नहीं बेच पाएगा ना। इसलिए इंडियन जो इंग्लैंड कॉटन इंडस्ट्रीज वर्कर्स थे या जो ओनर्स थे, वो एकदम से बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए, बहुत ज़्यादा वरी हो गए, और उन्होंने क्या कर दिया? प्रेशराइज्ड कर दिया गवर्नमेंट को। किसको? गवर्नमेंट को प्रेशराइज्ड कर दिया कि इंपोर्ट बंद कराएं। इंपोर्ट क्या करा दें? बंद करा दें। अगर इंपोर्ट बंद नहीं करा रहे हैं तो उसमें क्या लगा दो? कस्टम ड्यूटीज़ लगा दो। क्या लगा दो? ऐड इंपोर्ट ड्यूटीज़ या कस्टम ड्यूटीज़ लगा दो। उससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट आ रहा है रॉ मटेरियल का, किसका? रॉ कॉटन का, इंडिया से, वो भी क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। अब जब महंगा हो जाएगा तो वो भी क्या आ जाएंगी? दोनों कंपनियां लेवल पे आ जाएंगी। जिसको इंडियन का रॉ मटेरियल मिल रहा था, इंडियन कॉटन रॉ मटेरियल मिल रहा था, वो भी उतना ही महंगा बेचेगा अपना सामान, और जो इंग्लैंड में बना रहे थे इंग्लैंड के रॉ मटेरियल से, वो भी उतने में ही बेचेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कर दिया? जो इंग्लैंड के लोग थे और ज़्यादा लालची हो गए। लालची इन द सेंस, कैसे लालची हो गए? कि जो ये फिनिश गुड्स इनका बन रहा था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कह रहे थे कि अब मेरा मतलब हम लोगों का फिनिश गुड इंडिया में बेचने लगो, ठीक है। अब आपको पहले ही बता दें, जो ईस्ट इंग्लैंड में जो बन रहा था, जो चीज़ इंग्लैंड में बन रही थी, वो थी मशीन से बनी हुई। तो मशीन से बनी हुई चीज़ सस्ती होती है ना। जो फिनिश गुड इंग्लैंड से आएगा वो सस्ता रहेगा। इन इन अकॉर्डिंग टू अपन देखें इंडियन वीवर्स को, जिनकी कंडीशन हम देख रहे थे, इंडियन वीवर्स जो हाथ से बनाएंगे वो महंगा जाएगा, तो जाहिर सी बात है लोग सस्ता खरीदेंगे ना कि महंगा। तो इंडियन वीवर्स की हालत ख़राब हो गई। इंडियन कॉटन वीवर्स फेस टू प्रॉब्लम। पहला, एक्सपोर्ट मार्क कोलैप्स्ड, मतलब एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा आ गया कि पूरा फ्लड हो गया पूरे मार्केट में, मतलब बाहर का सामान ज़्यादा आ गया। इंडियन मार्केट वॉज फ्लडेड विद द मैचेस्टर गुड्स विच वॉज मशीन मेड, और ये मशीन मेड था और पूरे में फ्लड आ गया, मतलब बहुत सारा सामान हो गया। बाय 1860s वीवर फेस अ न्यू प्रॉब्लम, और 1860s में नई प्रॉब्लम आ गई वीवर के लिए, ये तो चली रही थी। अमेरिका में हो गई सिविल वॉर। क्या हो गई? देखो, ब्रिटेन जो है, या इंग्लैंड जो बात करें, ब्रिटेन की बात करें अगर हम, तो ब्रिटेन दो जगह से रॉ कॉटन लेता था। एक अपने इंडिया से लेता था और एक अमेरिका से लेता था। पर अमेरिका में हो गई सिविल वॉर, तो एक ऑप्शन उनके पास ख़त्म हो गया। अब जो इंडिया से जो ले रहे थे, अभी हाफ हाफ दोनों से आ रहा था, अब उसको पूरा पूरा इंडिया से ही चाहिए। तो इंडिया से जब वो लेने लगे, तो पूरा रॉ कॉटन कहाँ जाने लगा? इंग्लैंड जाने लगा, है ना। ब्रिटेन इंग्लैंड जाने लगा। अब उसकी वजह से क्या हो गई? मार्केट में रॉ कॉटन की शॉर्टेज हो गई। अब जब रॉ कॉटन की शॉर्टेज हो जाएगी तो इंडियन वीवर्स को कहाँ से रॉ कॉटन मिलेगा भाई? फिर से उनके लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई? कि अब उनको कपड़े बनाने के लिए उनके पास रॉ कॉटन ही नहीं है। अब वो क्या करेंगे? Civil war broke out. Cotton textile from US was cut off. Britain demanded more cotton, raw cotton from India. Huge shortage of raw cotton for Indian weavers. Weavers industry shut down. और उनके साथ फिर आखिरी में क्या होता है? उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, ठीक है। यही पढ़ा था हमने आगे थोड़ा मैनचेस्टर के ऊपर वाले में। अब बात करते हैं दूसरी टॉपिक पे, फैक्ट्रीज कम अप। अब नई टॉपिक आती है फैक्ट्रीज कम अप। तो कुछ डेट्स याद कर लेते हैं। डेट्स इन द सेंस, 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप हुई बॉम्बे में। क्या हो गई? एक फर्स्ट मिल बन गई, कहाँ पर? बॉम्बे में। 1855 में फर्स्ट जूट मिल बन गई, कहाँ पर? बंगाल में। और 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल सेटअप हो गई मद्रास में, ठीक है। इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटिश पीपल इन इंडिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इतनी सारी मिल सेटअप हो रही थी बॉम्बे, बंगाल, मद्रास में, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा था भाई? और इसको सेटअप कौन करा रहा था? ब्रिटिशर्स करा रहे थे कि इंडियंस करा रहे थे, ठीक है।
तो यही क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं। इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटिश पीपल इन इंडिया, इंडिया से क्या कर रहे थे, ओपियम भेजते थे चाइना, चाइना से प्रॉफिट कमा करके वहीं से उनकी चीज़ें खरीदते थे, कौन सी, टी, और टी को बेचते थे वापस कहाँ पे, इंग्लैंड में, और वहाँ से भी वो लोग प्रॉफिट कमाते थे। और इस चीज़ में सिर्फ ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व नहीं थे, इंडियन भी इन्वॉल्व थे, है ना। इंडियन कैसे, मैनी इंडियंस टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस ट्रेड, तो इंडियंस भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन लिए थे इस ट्रेड में। क्या कर रहे थे वो, प्रोवाइड कर रहे थे फाइनेंशियल सपोर्ट, सप्लाईज, सप्लाईज की एक्टिविटीज़ को कर रहे थे, और शिपिंग, मतलब यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट भी करा रहे थे यही लोग, ठीक है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, इंडियन पीपल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, कुछ लोगों को, अर्न फ्रॉम द ट्रेड, और इन्होंने अर्न कर लिया इस ट्रेड से, और यही थे जिन्होंने कंपनियां खोली, यही इंडियंस थे वो, ठीक है। तो इंडियंस को भी कम मत समझना, ठीक है। इन बंगाल द्वारकानाथ टैगोर सेट अप 6 कंपनीज, तो द्वारकानाथ ने क्या कर दी, 6 कंपनी खोल डाली बंगाल में। बॉम्बे में पारसीज ने खोली, और जमशेदजी टाटा, जिनको आप आज भी जानते हैं, उन्होंने भी कंपनियां खोल ली, ठीक है। बाकी और कौन कौन थे वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।